नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम दो प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हथेली में राशि एवं नक्षत्रों का स्थान। आज हम हस्तरेखा और ज्योतिष दोनों एक साथ बताने जा रहे हैं। और बताने के पीछे दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रत्न धारण से जुड़े तीन प्रमुख बातें। प्रिय दर्शकों, रत्न धारण को लेकर वह कौन सी तीन बातें बहुत ही प्रमुख है। अब ये रत्न धारण से जुड़ा मतलब क्या बात हुई, तो वह ये कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के जो रत्न धारण किए जाते हैं वह किस उंगली में करना चाहिए, और जिस उंगली में रत्न धारण करते हैं उसके पीछे का तीन लॉजिक क्या है जो सबसे प्रमुख है। रत्न धारण के पीछे जो लॉजिक है उंगली को लेकर कि ये रत्न इस उंगली में धारण करना चाहिए, इसको लेकर जो प्रमुख तीन बातें हैं जिसके आधार पर धारण किया जाता है वह बात आपको आज बताने जा रहा हूं। तो इसमें हस्तरेखा का भी सहयोग है, इसमें ज्योतिष का भी सहयोग है। इसलिए आज के क्लास में हस्तरेखा और ज्योतिष दोनों की मिश्रण जानकारी है। इसलिए आज दो प्रश्न भी लिया हूं। पहला हम समझेंगे हथेली में राशि एवं नक्षत्रों का स्थान कहाँ है। इससे पूर्व हस्तरेखा में हम यह समझ चुके हैं कि हथेली में ग्रहों का स्थान कहाँ है। सूर्य से लेकर राहु केतु तक नवग्रहों का स्थान हथेली में, इस हथेली में कहाँ कहाँ है। आज हम समझेंगे राशि और नक्षत्रों का स्थान कहाँ है। और दूसरे नंबर पर रत्न धारण से जुड़े तीन वह कौन सी प्रमुख लॉजिक है, कौन सी वह बातें हैं, यह भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हथेली में राशि और नक्षत्रों का स्थान देखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये देखिए मेरा नोटबुक, आपको डेट दिख रहा होगा 4/1/2013, यानी ये जो नोटबुक मैं बनाया था 2013 में बनाया था, आज 2025 चल रहा है। यानी 10 वर्षों से, एक दशक से अधिक हो गया मेरे को ज्योतिष में लगे हुए। ज्योतिष शास्त्र का, हस्तरेखा का एक दशक से अधिक का अनुभव हो गया है। तो यही आज मेरा नोटबुक है। मैं आप लोगों को ज्योतिष और हस्तरेखा अपने नोटबुक से और इसके साथ साथ जो भी मेरा फेयर है उससे बताऊंगा। अन्य अन्य जितनी भी किताबें मेरे हाथ लगेंगी, महत्वपूर्ण किताबें मैं छांट छांट के लेकर आ रहा हूं। और उसमें भी जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहले मैं वह आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि आप ज्योतिष को बढ़िया से समझ सकें और आपका एक नोटबुक तैयार हो जाए। साथ ही मैं अपने नोटबुक से भी आपको बताऊंगा जो उसमें भी नोट करके रखा हूं। आज हस्तरेखा को लेकर मैं ये नोटबुक आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी ज्योतिष को आप बेसिक से एडवांस तक और उपचार तक विस्तार से सब कुछ मैं यहां बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा। आपको अपना नोटबुक या किताब से बताने का यही रीजन है, यही मकसद है कि आपको ट्रस्ट भी बढ़े कि हाँ, जानकारी जो है जेन्युइन है, अपने मन से मैं कुछ बना के नहीं बता रहा हूं, शास्त्र सम्मत है और जानकारी एकदम पुख्ता हो, प्रमाणित हो। और अनुभव में भी जो बातें खरी उतरी हैं बीते एक दशकों में, वह बातें भी मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हथेली में समझ लेते हैं राशियों का स्थान कहाँ है और नक्षत्रों का स्थान कहाँ है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा तो आप समझ गए, ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन अब इनका थोड़ा मैं नाम बता दूं कि जो ये आप प्रत्येक उंगलियों पर तीन भाग देख रहे होंगे, प्रत्येक उंगली में 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो आप हथेली पर देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रत्येक उंगली में 3 होता है। इनको पर्व कहते हैं, प्रत्येक को, एक को, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको एक को पर्व कहते हैं। यानी प्रत्येक उंगली में 3 पर्व होते हैं। ये हस्तरेखा शास्त्र की भाषा है। देखिए इसकी शुरुआत कहां से है, तो कनिष्ठिका उंगली, ये वाली कनिष्ठिका उंगली है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है और ये अंगूठा है। यानी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। तो कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर के मूल में, मूल कहते हैं प्रत्येक उंगली के सबसे नीचे वाले पर्व के भाग को,
जहां ग्रहों के स्थान होते हैं। जैसे कनिष्ठिका उंगली के मूल में बुध का पर्वत है, तो मूल भाग के ठीक ऊपर जो पर्व है वहां से राशियों का स्थान शुरू होता है, क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यहां देखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब नक्षत्रों के लिए नीचे वाले पर्व और ऊपर वाले पर्व पे दो नक्षत्र हैं, और जो बीच वाला पर्व है, जैसे इस उंगली का ये और ये, तो ये जो बीच के पर्व हैं उनमें 3 नक्षत्र हैं, और ऊपर वाले पर्व और नीचे वाले पर्व पर 2 ही नक्षत्र हैं। शुरुआत क्रमशः यहीं से होगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, ये मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी होता है, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्र जो है 28 नक्षत्र होंगे, 2 नीचे वाले पर्व पर, 2 ऊपर वाले और 3 मध्यम वाले पर्व पर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप राशि और नक्षत्रों के स्थान समझ गए होंगे। अब जब रत्नों की बात करेंगे तो पुनः इसको थोड़ा सा समझेंगे। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि रत्न कौन कौन सा धारण करना चाहिए। मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूं कि जन्म कुंडली का ये लग्न भाव है, यानी ये आपका व्यक्तित्व है। इस भाव का जो मालिक होगा, यानी प्रथम भाव का जो मालिक होगा, यहां राशि नहीं लिख रहा हूं मैं, ये भाव है प्रथम। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां से ये आप राशि नहीं भाव समझिए। जो पहला भाव है ये आप खुद है, आपका व्यक्तित्व है, ये आप है, ये आपका बुद्धि, विवेक और ये आपका भाग्य। किसी भी कुंडली में आप लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं। ये लग्न भाव है तो इस भाव का मालिक लग्नेश हो गए। ये पंचमेश होंगे और ये भाग्येश होंगे, नवमेश, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश, या प्रथमेश भी कह सकते हैं। प्रथम भाव के मालिक, पंचम भाव के मालिक और नवम भाव के मालिक, इनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी आप कंडीशन जरूर देखिएगा, ग्रहों का प्लेसमेंट जरूर देखिएगा कि ये ग्रह किस स्थान में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं। कहीं 6वें, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं, नीच राशि में तो नहीं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं। जैसे मेष में ही अगर इसको लग्न मान ले तो ये समझिए कि बृहस्पति भाग्येश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो ये पूर्ण रूप से योग कारक नहीं होंगे। कन्या लग्न की कुंडली हो तो शनि पंचम और षष्ठ भाव के मालिक होते हैं, तो ये पूर्ण योग कारक नहीं होते हैं। तो इस अवस्था में उनका प्लेसमेंट कहाँ है, किस भाव में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, ये तमाम तरह का विचार करने के बाद, इन बातों पर विचार करने के बाद ही रत्न धारण करें। अब इन तीनों में आप लग्नेश का रत्न निसंकोच धारण कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं। नीच राशि में हो तो विशेष रूप से थोड़ा विचारणीय होता है, नहीं तो किसी भी अवस्था में लग्नेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि रत्न धारण करेंगे तो वह किस उंगली में करेंगे, किस उंगली में करना चाहिए। तो आपको अमूमन पता है कि इस वाले उंगली में मोती या पन्ना रत्न धारण किया जाता है, इसमें मूंगा और माणिक्य धारण किया जाता है, इसमें शनि, राहु, केतु का रत्न धारण किया जाता है, जैसे नीलम हो गया, गोमेद हो गया, लहसुनिया हो गया, और इसमें बृहस्पति का रत्न धारण किया जाता है। अब यहाँ एक रत्न जो होता है उसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि शुक्र का रत्न कहाँ धारण करें। तो इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, जिनमें से आज हम 3 प्रमुख बातें समझेंगे, और जब वो 3 आप प्रमुख बातें समझेंगे तो आपको शुक्र का रत्न कहाँ धारण करना चाहिए स्वतः ही समझ में आ जाएगा। और यही 3 बातें लगभग सभी रत्नों को धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। ये 3 बातें हैं। सबसे पहले, हथेली में ग्रहों का पर्वत, हथेली में ग्रहों का पर्वत यानी ग्रहों का स्थान, पर्वत मतलब स्थान, यानी हथेली में ग्रहों का स्थान कहाँ है।
जिस ग्रह का रत्न हमें धारण करना है उस ग्रह का हथेली में जहां स्थान है उसी उंगली में वह रत्न धारण करना चाहिए। दूसरी बातें, ग्रह मैत्री। अब आ जाइए जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में आपसी ग्रहों की मैत्री क्या है? ये जन्म कुंडली के अलावा आप यहाँ नैसर्गिक मैत्री भी विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पंचधा विचार करें तो और अति उत्तम। पंचधा कैसे बनता है इसके बारे में मैं बता रखा हूं। नैसर्गिक और तात्कालिक को मिलाकर पंचधा ग्रह मैत्री का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में मैं आपको दिखाऊं तो पंचधा ग्रह मैत्री बनता है। ये देखिए, आप जन्म कुंडली में आपको दिखा रहा हूं वह पेज खोल के कि पंचधा ग्रह मैत्री, तो आप और बढ़िया से समझ जाएंगे। देखिए, ये नैसर्गिक मैत्री चक्रम, आप इसके लिए ये वाला चक्र भी विचार कर सकते हैं जो ये आपको नैसर्गिक ग्रह मैत्री दिख रहा है। लेकिन अब पंचधा कैसे बनता है? ये नैसर्गिक हो गया, ये तात्कालिक हो गया। तात्कालिक देखिए खाली है। तात्कालिक का निर्माण होता है जन्म कुंडली में ग्रहों के आपसी संबंध को लेकर, यानी जन्म कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, एक दूसरे से किस तरह से बैठे हैं, उसको देखकर और नैसर्गिक ग्रह मैत्री को मिलाकर तात्कालिक बनता है। और तात्कालिक और नैसर्गिक ग्रह मैत्री को मिलाकर यहाँ पंचधा मैत्री कोष्टकम, ये पंचधा ग्रह मैत्री भरा जाता है, पंचधा ग्रह मैत्री बनाया जाता है। पंचधा ग्रह मैत्री में 5 प्रकार के संबंध होते हैं: अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। यहाँ ये संस्कृत में लिखा है, ग्रहा सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। यहाँ अधिमित्राणि, मित्राणि, समः, शत्रवः, अधिशत्रवः, ये संस्कृत में लिखा है, लेकिन आप इसका हिंदी समझ जाइए। अधिमित्र यानी वह मित्र जो मित्रों में भी घनिष्ठ मित्र हो। मित्राणि मतलब केवल मित्र हो। सम मतलब न मित्र है, न अधिमित्र है, न शत्रु है, न अधिशत्रु है। शत्रु मतलब सामान्यतः शत्रु, और अधिशत्रु मतलब दुश्मनों में भी कट्टर दुश्मन, बहुत ज्यादा दुश्मनी। तो ग्रहों की ये 5 प्रकार की मैत्री कैसे बनती है? तो तात्कालिक और नैसर्गिक को मिलाकर। अब इसमें तात्कालिक आपके जन्म कुंडली के आधार पर तैयार होता है, और नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक का मतलब ही होता है स्वाभाविक रूप से, नेचर से, अपने आप जो ग्रहों का नेचर है उस नेचर के हिसाब से आपस में ग्रहों की जो मित्रता है वह नैसर्गिक मैत्री कहलाता है। तो नैसर्गिक स्वभाव जो ग्रहों का है वह आपसी स्वभाव के हिसाब से जो ग्रह मैत्री आपस में ग्रहों का है वह नैसर्गिक है। इसमें भी 3 होता है, मित्र, सम और शत्रु। सम मतलब न मित्र है न शत्रु, और एक मित्र दूसरा शत्रु। इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपनी अपनी दृष्टिकोण से है, यानी अपनी अपनी तरफ से है। अपनी अपनी कहने का मतलब है, ये जो सूर्य के नीचे आप देख रहे हैं ये सूर्य इनको क्या मानता है, और बुध के कोष्टक में आप देखेंगे तो बुध इनको क्या मानता है, यानी बुध की तरफ से किस प्रकार की मित्रता रखी जा रही है नीचे इन ग्रहों से। और यहाँ सूर्य का देखेंगे तो सूर्य के तरफ से इन ग्रहों से कैसी मित्रता है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कि आप सूर्य और बुध पर देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। सूर्य बुध को क्या मानता है? सम। सूर्य की तरफ से सूर्य देव कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि बुध से हमारी कोई मित्रता नहीं है और ना ही हम बुध से शत्रुता रखते हैं, तो वो हो गए सम। यानी सूर्य देव बुध को न मित्र मानते हैं न शत्रु, यानी सूर्य बुध का कोई अहित भी करना नहीं चाहते और कोई हित भी नहीं करना चाहते। ना आपसे हमें कोई बैर है और ना ही कोई आपसे मित्रता, तो ऐसा ग्रह सम हो जाता है। तो ये सूर्य की तरफ से है संबंध। अब देखिए यही बुध का, यहां आपने देख लिया कि सूर्य का बुध के प्रति कैसा संबंध है। अब देखिए बुध का सूर्य के प्रति कैसा संबंध है। तो बुध सूर्य को मित्र मानते हैं। हो गया ना, अपनी अपनी दृष्टिकोण, अपनी अपनी नेचर, इसी को कहते हैं नैसर्गिक। अब यहां बुध जो है वो सूर्य को मित्र मानते हैं, तो यहां सूर्य और बुध में बुध की तरफ से मित्रता वाला भाव है, लेकिन सूर्य की तरफ से न मित्र न शत्रु वाला भाव है।
तो ये नैसर्गिक अपने अपने ग्रहों के स्वभाव के अनुसार नैसर्गिक चक्र है, और इस नैसर्गिक से के साथ मिलाकर, नैसर्गिक को लेकर आप मिलाएंगे तात्कालिक, यानी नैसर्गिक हो गया और जन्म कुंडली से तात्कालिक हो गया, और इन दोनों को मिलाकर एक सूत्र के सहारे पंचधा का निर्माण होता है। आगे मैं यह भी बताऊंगा। तो आप पंचधा देखेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नैसर्गिक आप देख सकते हैं। तो ग्रह मैत्री हो गया। इसके बाद तीसरा देखना है ग्रहों का राशि स्थान। राशि स्थान, जन्म कुंडली में भाव स्थान नहीं, ग्रहों का राशि स्थान कहने का मतलब है कि सूर्य सिंह राशि अपनी है, लेकिन ये मेष राशि में उच्च के होते हैं। अगर इसको राशि मानिए तो मेष, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं। तो इनमें राशि स्थान में आप उच्च का सबसे पहले देखिए, उच्च राशि, उसके बाद मित्र राशि, बस दो ही देखना है। इसमें तीसरा में आप मूल त्रिकोण जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, मूल त्रिकोण अपना ही होता है प्रायः। तो उच्च, मित्र और मूल त्रिकोण, ये तीन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले उच्च देखिए, सूर्य यहां हो गए, बृहस्पति चंद्रमा की राशि पर है। अब इन तीनों में आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रम यही होगा, सबसे पहले आप हथेली में पर्वत विचार करेंगे, यानी स्थान विचार करेंगे। दूसरे नंबर पर मैत्री कैसा है, तीसरे में आपको देखना है राशि स्थान, उच्च का, मित्र का, मूल त्रिकोण आदि का। अब देखिए हथेली पर हम पुनः चलते हैं। यहां आपको मैं बताया था कि इस उंगली के मूल में बृहस्पति का पर्वत है, यानी इस वाले इंडेक्स फिंगर के मूल में बृहस्पति का पर्वत है। तो बृहस्पति का जो रत्न है वह आप इस वाली उंगली में धारण कर सकते हैं, यानी तर्जनी उंगली में। तो यहां शनि का पर्वत है, तो शनि का रत्न यहां सूर्य का पर्वत है, तो यहां सूर्य का रत्न, यहां बुध का पर्वत है कनिष्ठिका उंगली के मूल में, तो ये बुध का पर्वत। अब देखिए कि इसी उंगली में आप चंद्रमा का भी रत्न पहनते हैं, वो क्यों? मित्रता भी नहीं है चंद्रमा का बुध से। तो आप देखेंगे कि इसी उंगली के नीचे चंद्रमा का भी पर्वत होता है। चंद्रमा का स्थान मैंने कहां बताया था? हथेली के यहां चंद्रमा का पर्वत यहां है। ठीक कनिष्ठिका उंगली के आप नीचे चलते आ जाइए तो इसके नीचे मंगल भी होता है, और मंगल के नीचे ये चंद्रमा का स्थान होता है। मंगल का प्रॉपर स्थान यहां सूर्य का जो पर्वत है उसके ठीक नीचे होता है। नहीं तो दो मंगल, निम्न मंगल और ऊर्ध्व मंगल का स्थान एक होता है बुध के नीचे और दूसरा होता है बृहस्पति के नीचे। ये निम्न मंगल और ऊर्ध्व मंगल होते हैं, लेकिन प्रॉपर मंगल का स्थान अनामिका उंगली के मूल में सूर्य का पर्वत है, और सूर्य पर्वत के नीचे मंगल का स्थान है, और उसके नीचे राहु का क्षेत्र हो जाता है, जो थोड़ा शनि का जो उंगली है उसके नीचे सीधा माना जाता है। जैसे आप समझिए, यहां इंडिकेट कर रहा हूं, ये बृहस्पति का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है। बुध के नीचे और बृहस्पति के नीचे ये निम्न और ऊर्ध्व मंगल हो जाते हैं, और मंगल का प्रॉपर स्थान यहां सूर्य का पर्वत हो गया इस उंगली के नीचे, और उसके नीचे यहां मंगल का स्थान होता है प्रॉपर। तो मंगल का रत्न कहां धारण करेंगे आप? अनामिका उंगली में ही, इसलिए मूंगा रत्न यहां धारण किया जाता है अनामिका उंगली में। अब यहां बुध पर्वत के नीचे मंगल का स्थान, और उस मंगल के नीचे चंद्रमा का स्थान होता है, ठीक कनिष्ठिका उंगली के मूल में, इसलिए मोती कहां धारण किया जाता है? कनिष्ठिका उंगली में। अब देखिए शुक्र का रत्न कहां धारण करेंगे? तो शुक्र एक ऐसा पर्वत है शुक्र ग्रह का जो दो उंगलियों के मूल में आता है, अंगूठे के भी मूल में हो जाएगा और तर्जनी उंगली के भी मूल में माना जाएगा। जैसे आप चंद्रमा का पर्वत मान रहे हैं वैसे ही शुक्र का पर्वत माना जाएगा। तर्जनी उंगली के मूल में बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे मंगल, और ठीक मंगल के नीचे ये वाला जो क्षेत्र है ये शुक्र का क्षेत्र हो जाता है। तो आप शुक्र का रत्न अंगूठे में धारण कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और शुक्र का रत्न अंगूठे में नहीं धारण करना है तो आप तर्जनी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। यहां भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कारण जैसे आप मोती धारण कर रहे हैं वैसे ये आप शुक्र का रत्न यहां धारण करेंगे। तो सबसे पहला तो लॉजिक ये है कि हथेली में ग्रहों के जो पर्वत हैं वो जिस उंगली के मूल में आते हैं, जिस उंगली के नीचे आते हैं, उन्हीं का रत्न
उस उंगली में धारण किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये मिडिल फिंगर के नीचे शनि है, राहु केतु, तो मैंने आपको बताया था कि ठीक इसी के नीचे यहां मध्य में राहु होता है, शनि पर्वत के नीचे, और राहु के ठीक नीचे केतु का स्थान होता है। यहां शनि के नीचे ये राहु का क्षेत्र है, ये शनि के नीचे राहु और राहु के नीचे केतु का है। तो ये तीनों रत्न यहां मिडिल फिंगर में आप धारण करेंगे, शनि राहु केतु का। दूसरा स्थान ग्रह मैत्री आप देखेंगे, तो ग्रह मैत्री में भी विचार किया जाता है। इन तीनों में से कोई भी एक लागू हो रहा है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। ये बारंबार विचार करने वाली तो बात है नहीं, ये स्पष्ट हो गया कि ये रत्न यहां धारण करना है, तो जब भी वो रत्न धारण करना हो तो जाके उसी उंगली में धारण कर लिया जाता है। मैं इसके पीछे का छिपा हुआ लॉजिक आपको बता रहा हूं, हालांकि छिपा नहीं है, जग जाहिर है, सभी जानते हैं, इसकी जानकारी मुझे भी है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। ये तीन प्रमुख बातें हैं। तो ये तो हो गया पहला नंबर पर्वत। दूसरा आप ग्रह मैत्री भी मिला लीजिए। तो कभी कल थोड़ी ग्रह मैत्री वैसा माना जाता है कि न भी मिले, और उसके बाद उच्च राशि देखिए, तो ग्रह मैत्री नहीं मिलेगा तो कुछ राशियों का प्रभाव मिलेगा। वो कैसे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लिए कि जो अनामिका उंगली है उसके मूल में सूर्य का पर्वत है, सूर्य और मंगल मित्र हो गए। शनि के नीचे जो भी पर्वत आते हैं वो शनि के मित्र हैं, राहु केतु दोनों। बृहस्पति के नीचे शुक्र का आता है स्थान, लेकिन बृहस्पति और शुक्र मित्र नहीं है। दूसरा नंबर आता है बुध का, चंद्रमा और बुध मित्र नहीं है, चंद्रमा और बुध मित्र नहीं होते हैं, लेकिन पर्वतों के हिसाब से रत्न धारण हो जाता है। अब राशि स्थान में देखिए तो बृहस्पति और शुक्र का आपसी मित्रता नहीं है, लेकिन आप एक बात यह ध्यान रखिए कि बृहस्पति ग्रह को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता, और शुक्र बृहस्पति की उंगली में क्यों अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है बृहस्पति के 12 नंबर की ही राशि मीन में उच्च के होते हैं, उच्च के, यानी उस शुक्र का बृहस्पति के एक घर में उच्चगत प्रभाव है। तो क्या बृहस्पति की उंगली में शुक्र का जो प्रभाव होगा, वह शुक्र का रत्न का जो प्रभाव होगा वो कम होगा? नहीं। तो आप शुक्र का रत्न इस तर्जनी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। अब रही इसके बाद आप मित्र राशिगत या मित्र ग्रहों के संबंध में भी धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र का जो मित्र ग्रह है शनि, शनि की उंगली में भी धारण कर सकते हैं। अंगूठा में करेंगे तो ये खुद ही स्वतंत्र रूप से शुक्र का ही उंगली है, तो आप इसमें धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं, वीडियो शायद काफी लंबी हो गई, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।